इस वीडियो में P1 की इंटीग्रेशन कवर अप होगी। बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन से पहले जरा मुझे ये बता दें कि डिफरेंशिएशन क्या थी। कि जब डेरिवेटिव लेते थे हम तो पावर मल्टीपल बन जाती थी, उसमें से कम हो जाता था, और जो कोर का डेरिवेटिव था उसे हम मल्टीप्लाई कर देते थे। आज इसका उल्ट कर देंगे, हम पावर में एक ऐड कर देंगे, नई पावर से डिवाइड कर देंगे, और जो कोर का डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन में वहां पे उसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे। देखें जरा कैसे। ओके, यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में असल में फर्क क्या है। लेट्स से यहाँ पे अगर इसको डिफरेंशिएशन करूँ इसकी, तो आई थिंक पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से कम हो जाएगा, और कोर का जो डेरिवेटिव है उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि यहाँ पे 1 है। ठीक, अब यहाँ पे इसका उल्टा है। पहले सबसे पहले इंटीग्रल का साइन लगा लें। यहाँ पे हमने dy/dx लिखा था, पता चला था हमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका साइन लगाना जरूरी है। तो वो क्या है? वो ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, दिस वन। ये साइन लगाया, किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं? x से, तो यहाँ लिखेंगे dx। यहाँ भी लिखा था विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, अब क्या होगा? पावर में ऐड करेंगे आप, यहां पावर में कम किया, जो नई पावर है उसे डिवाइड करेंगे। ठीक, कोर का डेरिवेटिव क्या है? 1, इससे भी डिवाइड करेंगे, जो कि यहां मल्टीप्लाई किया था। सी डिफरेंस। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो ये कि लेट्स से मेरे पास मेरे पास दो फंक्शन है, एक x² + 3 और एक x²। मैं अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट करूं dy/dx, तो आई थिंक इसका आंसर भी 2x आएगा और इसका आंसर भी 2x आएगा। पावर स्टार्ट में चली जाएगी, पावर से कम हो जाएगा, इसमें पावर स्टार्ट में गई, पावर से कम हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इन दोनों का आंसर 2x आया। अब इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यहां से यहां वापस आना। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं, ये था यहां से यहां गए अभी हम, अब यहां से यहां पे अगर आऊं मैं, तो आई थिंक मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन थी। अब यहां से वापस आऊंगा, क्या करूंगा? पावर में ऐड करूंगा। आई थिंक पावर में ऐड किया, नई पावर से डिवाइड करूंगा, तो आई थिंक मेरा आंसर आ गया x²। अब x² तो ये है, ये कैसे आएगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये है, ये नहीं? आई मीन टू से कि ये जो कांस्टेंट है ये क्या होगा, क्योंकि कांस्टेंट तो हमेशा 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के बाद। तो इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या पता चलेगा? यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 0 है, इस केस में 0 है फॉर एग्जांपल, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 क्या है? अब मुझे तो नहीं पता, तो आई हैव टू राइट c कांस्टेंट। मैं सपोज करूं अगर वो 0 है, तो एग्जाम में आपको सवाल के अंदर कंडीशन दी होंगी जिससे आप ये c फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब वो जो कंडीशंस होंगी उसको फॉलो करते हुए आप c फाइंड करेंगे। अगर वो 0 होगा तो उस कंडीशन के मुताबिक वो 0 आ जाएगा आपका आंसर, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई इंटीजर वैल्यू होगी, तो वो उस कंडीशन को आपने फॉलो करना है और c फाइंड करना है। तो यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी इंटीग्रेशन आप अप्लाई करेंगे तो आपने इंटीग्रेशन करने के बाद +c लिखना जरूरी है आपका। ये सपोज करेंगे आप खुद, क्यों? क्योंकि जब आपने डिफरेंशिएशन अप्लाई की थी तो इसका आंसर 0 आया था। जब इसको डिफरेंशिएट किया कांस्टेंट को, वो तो 0 था। अब जब रिवर्स जा रहे हैं तो आपको फिर सपोज करना पड़ेगा c। ये टेक्निकली ये dy/dx था। अब आप वापस फंक्शन की तरफ आगे y की तरफ, आप बेशक इसको डिफरेंशिएट करें, फिर आंसर यही आ जाएगा। तो जब भी इंटीग्रेशन आपने करनी है तो c सपोज करना है आपने, मसला सिर्फ c के साथ है, बाकी तो सेम है। देखिए पावर में ऐड किया, नई पावर से डिवाइड किया मैंने, c। अब मुझे नहीं पता कि c की वैल्यू क्या है, तो एग्जाम में आपको हिंट दिया होगा, आपको ऐसी वैल्यूज दी होंगी। लेट्स से सपोज अब यहाँ पे आपको एक x कोऑर्डिनेट दिया होगा उसने एग्जाम में और एक y कोऑर्डिनेट, आप c फाइंड कर लेंगे। अब फॉर इंस्टेंस अगर ये आना हो आंसर, तो c की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, नहीं तो कोई टीचर आ जाएगा। तो ये आपने सपोज करना है। अगर आप ये लिखना भूल गए तो आई मीन c शो नहीं किया आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद कि +c
कांस्टेंट आता है, आपका एक नंबर यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए, मैं इसको फिर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आई मीन रिलेट, दोनों से रिलेट करके बताऊंगा ये एग्जांपल। देखिए पहले डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। वो डिफरेंशिएशन कहते हैं dy by dx लिखते हैं। आई थिंक पावर स्टार्ट में ही पावर से कम हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर बच गया। इधर 4x प्लस 6 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक। अब इंटीग्रेशन क्या है, इसका रिवर्स। चलो देखते हैं कैसे। अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल ये एग्जाम में दिया है इतना हिस्सा, अब मुझे एग्जामिनर कहता है बताएं ओरिजिनल फंक्शन क्या था, आई मीन y क्या था, ठीक। तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इंटीग्रेशन कैसे करता हूँ। ये थी डिफरेंशिएशन, नाउ सी इंटीग्रेशन। dy by dx, दोनों तरफ डिफरेंट इंटीग्रल का साइन लगाएंगे आप, पता चला आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब ये जो dx है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां बच गया dy 3x स्क्वायर प्लस 4x ब्रैकेट इंटीग्रल dx। आप चाहे तो इन दोनों के साथ अलग-अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ इंटीग्रल का साइन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। ऐसे दोनों चीजें सही है, इस तरह लिख दें, इस तरह लिख दें, आपकी मर्जी, ठीक। अब ये इंटीग्रल का साइन इस d को कैंसिल कर देता है आपको, और y बच जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर में ऐड होगा, नई पावर से डिवाइड। अच्छा, कोएफिशिएंट जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे आप, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इंटीग्रेशन भी अप्लाई करेंगे तो कोएफिशिएंट को जो x के साथ मल्टीपल होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो कोएफिशिएंट जो डेरिवेटिव का है वही फंक्शन का होगा, ठीक। जिस तरह जब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे थे तो जो कोएफिशिएंट था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस 2 को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब पावर 2 नीचे आई तो ये मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, इस 2 को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ भी कोएफिशिएंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3x, पावर में ऐड करेंगे, जो नई पावर होगी उससे डिवाइड करेंगे, प्लस पावर में ऐड करेंगे, नई पावर से डिवाइड, नई पावर से डिवाइड, प्लस यहाँ आप c सपोज करेंगे। मुझे क्या पता कि यूज क्या था नंबर, मैं तो रिवर्स जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ओरिजिनल फंक्शन क्या है, मुझे यहाँ c सपोज करना पड़ेगा। फिर वो कंडीशन होगी जिसे वो एक कंडीशन देगा आपको, x और y की वैल्यू देगा आपको, उससे आप c फाइंड करेंगे। लेट्स से अब यहाँ पे c6 है, तो वो कुछ ऐसा होगा x और y जिससे c6 आ जाएगा आपको, वो एग्जाम में आपको बताएगा। वहां पे आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं होती, इसी तरह इंटीग्रेशन भी डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं होती। तो इसको पहले आपको न्यूमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, लाइक दिस। एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 3 प्लस x रेज पर -3 प्लस 3 ऊपर जाके -3 अगेन dx, ओके। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें dx से, क्योंकि अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ ना तो इसका मतलब होता है आप पूरे को इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम अभी लहदा ही करते हैं, ठीक, जिस तरह ये किया था लहदा 3 dx इंटीग्रल प्लस x रेज़ पर -3 dx, ओके। क्या होगा, पावर में ऐड करेंगे, यहाँ x की पावर 0 है इसलिए 1 होता है, क्योंकि x की पावर 0 = 1, यहाँ 1 है, आई मीन इस तरह, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब x की पावर 0 है, तो पावर में ऐड करेंगे x की पावर, तो 1 हो जाएगी पावर, नई पावर से डिवाइड, आई मीन ये 1 है ना, तो 1 से डिवाइड, लिखने की जरूरत नहीं है 1 में से। यहाँ पावर में ऐड करेंगे, आई थिंक -2 बन जाएगा, नई पावर से डिवाइड प्लस c, ये लिखना जरूरी है। अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लें, आई थिंक बन जाएगा 3x प्लस ये सॉरी माइनस ये नीचे चला जाएगा, आई थिंक 1/2x रेज़ पर 2 प्लस c, ये आपका आंसर है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे आपको ये वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बताने वाली थी, वो ये थी कि जब एक नंबर के साथ कुछ ना लिखा हो और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वहां x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है वो यहाँ से पता चलेगा आपको। मुझे पता चला यहाँ पे x है तो उसकी पावर 0 होगी, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसको वो 1 की इक्वल होती है, कोई भी नंबर हो। लेट्स से अगर 100 होता, लेट्स से इसकी पावर भी 0 1 ही होती है, आई मीन कोई भी नंबर हो, ठीक, या वेरिएबल हो, कुछ भी हो, उसकी अगर पावर 0 है। ये एक और एग्जांपल है। इसको करने के दो तरीके हैं। जब भी इसमें ब्रैकेट के ऊपर पावर होगी ना, इसको करने के दो तरीके होते हैं। अगर तो पावर छोटी है तब,
आप इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। इकट्ठा किस तरह करते हैं वो देखें पहले। वही साइन लिखूंगा, इंटीग्रेशन का 1 प्लस 3x² रेज़ टू पावर 2 dx। क्या करते हैं, पावर में ऐड करेंगे, पूरी की पावर में ऐड करना है, क्योंकि मैं सारे को इकट्ठा कर लूँ। 3x² रेज़ क्यूब पावर में ऐड किया, जो नई पावर आएगी, नई पावर उसे डिवाइड करना इनटू, अभी डिवाइड करना है आपने कोर के डेरिवेटिव से। कोर का डेरिवेटिव क्या है, आई थिंक 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 6x बन जाएगा। आई थिंक कोर का डेरिवेटिव है 6x, क्योंकि 1 तो 0 हो जाएगा। ओके, ये होगी इंटीग्रेशन अप्लाई। ये टेक्निकली मेरे पास y आ गया, कि नहीं, आई मीन ये y था, इसको डिफरेंशिएट किया गया होगा, ये आया आंसर। अब इससे मैं वापस y की तरफ आ गया, प्लस c, ये आपने लिखना नहीं भूलना। ओके, इसको फर्दर सिंपलीफाई कर दें, 18x हो जाएगा नीचे। ओके, दूसरा तरीका क्या है, इसको आप एक्सपेंड करें पहले और फिर डिफरेंशिएशन अलग-अलग अप्लाई कर दें, जैसे भी पहले किया था हमने। ये देखिए ऐसे, आई थिंक इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो आंसर आएगा 1 प्लस 2 6x² प्लस 2 3 9x⁴। ओके, अब आप इसको अलग-अलग करना चाहते हैं तो पहले अलग-अलग दिखना है, शो कराना कि आप अलग-अलग कर रहे हैं। वो कैसे, इसको उठा के हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली जिस तरह ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक ये 1 dx बन जाएगा प्लस 6x² dx। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ आई थिंक x का जो x की पावर है वो 0 है, तो पावर में एक ऐड करेंगे तो पावर 1 बन जाएगी, नई पावर से डिवाइड। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ आपको शो करा रहा हूँ कि पावर 1 बन गई है। ओके, और यहाँ पावर 3 बन जाएगी, नई पावर से डिवाइड, कोएफिशिएंट कुछ नहीं होना, वैसे ही रहेगा, सॉरी प्लस प्लस पावर में क्या ऐड, नई पावर से डिवाइड। कोर का डेरिवेटिव हर जगह 1 था तो मैंने डिवाइड नहीं किया, तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। ये देखिए फर्क पड़ा कुछ नहीं, प्लस सी। इसका आंसर दोनों सेम है। अब आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे ना, इसको क्यूब को, आंसर यही आएगा। ओके, यहाँ नोट की फॉर्म में एक चीज लिख लें कि P1 की इंटीग्रेशन में, P1 की इंटीग्रेशन में एक फंक्शन कभी नहीं आएगा। वो कौन सा फंक्शन है, वो ये फंक्शन 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर -1। आई मीन ये तो कुछ भी हो सकता है, ये पावर -1 भी हो सकती है। आप इसको P1 में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसके करने का और कोई तरीका है, वो P1 में P3 में, वो A2 में आएगा। P1 में इस पावर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इस पावर को आप एक पावर बढ़ाएंगे, क्या बन जाएगी, 0 पावर में ऐड करेंगे, 0 से जब डिवाइड करेंगे, एनीथिंग ओवर 0 इज अनडिफाइंड। इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसकी इंटीग्रेशन AS में नहीं है, आई मीन P1 में नहीं। ऐसा फंक्शन आएगा नहीं जिसकी पावर -1 होगी। ओके, -2 हो सकता है, आई मीन 1 हो सकती है पावर, -2 हो सकता है, -3 हो सकती है, लेकिन -1 नहीं होगी। एक दफा ये पता चल गया है किस तरह इंटीग्रेशन अप्लाई होती है। बस इंटीग्रेशन P1 की इतनी ही है। अब इसकी आ जाती है एप्लीकेशन में सबसे पहला पार्ट आता है डिफाइनाइट इंटीग्रल। आपको लिमिट्स दी होंगी, आपने उन लिमिट्स को यूज करते हुए अपने फाइनल न्यूमेरिकल आंसर तक पहुंचना है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ये फंक्शन है y, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, लेट्स से मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे आपको लिमिट्स दी गई होंगी, लेट्स से लिमिट, रैंडम लिमिट ले रहा हूँ मैं, 1 to 2। अगर इसको आपने इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 2 तक, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन वैसे ही अप्लाई करेंगे। आप पावर में ऐड करेंगे, नई पावर से डिवाइड, कोर का डेरिवेटिव 1 है, लिखने की डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। अब इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो चुकी है, तो अब ये साइन लगाना आपने। अब आप साइन लगाएंगे, ये जो मॉडुलस का साइन है, और वही लिमिट्स वही रहेंगी। ये लिमिट्स होती है 1 से 2, 1 से लेके 2। अब 2 पहले x में पुट करेंगे, आप 2x में पुट करेंगे आप माइनस, अब 2 पहले आप x में पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। और यहां से आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने n तो भी जनरलाइज लिया हुआ ना,
अब सवाल में आपको ऑब्वियसली एन पता होगा, यहाँ पता था जिस तरह इस तरह पता होगा तो आप न्यूमेरिकल आंसर निकाल। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट का साइन लगा कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, ये लिमिट्स है। ठीक, उसने पहले हम कर रहे थे इन्फिनिट, ये था इन्फिनिट, बस हमने कर दिया। अब हमें उसने लिमिट दे दी है, देखिए डिफाइनाइट, एक लिमिट दे दी है, उसके अंदर इंटीग्रेशन करनी है और अपना एक आंसर निकाल के उसको देना है एग्जामिनर को। अब देखें, अब मेरी लिमिट है 1 से लेके 2, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम 1 to 2। ओके, तो पहले देखें ये इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट का कुछ नहीं होता, अब बेशक इसको बाय ले जाए लाइक दिस, फाइनल जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सबसे आसान तरीका होता है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में ना डिफरेंशिएशन अप्लाई होती है ना इंटीग्रेशन, तो इसको पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा आपको, -x रेज़ पर -2x। ठीक, अब इसको इसकी पावर 1 है, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं, अलग-अलग करना आसान है लाइक दिस, इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। ठीक, मैं इसको अलग-अलग ही करता हूँ, 2 ऐसे ऐसे जाएगा ब्रैकेट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 से 2 x dx माइनस अगेन 1 से 2 x रेज़ पर -2 dx। आप इसको इकट्ठा कर दें, इकट्ठी के पावर को करते, फिर जो कोर का डेरिवेटिव होगा उससे आपको डिवाइड करना होगा अगर आप इकट्ठा करेंगे। अब आई थिंक पावर में ऐड किया, नई पावर से डिवाइड, x स्क्वायर नई पावर से डिवाइड, अब इंटीग्रेशन का साइन लगाना, अब आप ये वाला साइन लगाएंगे 1 से 2 माइनस पावर में ऐड नई पावर से डिवाइड, आई थिंक बन जाएगा -1 ओवर -1। इम्पोर्टेंट इसके आप इनको आइडेंटिटी समझ लें इनकी। जब भी एक फंक्शन a to b आप कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट, लेट्स से वो फंक्शन x में, फॉर एग्जांपल अब ये y इक्वल x + 3 है, लेट्स से आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या करते हैं, पावर में ऐड करेंगे, नई पावर से डिवाइड प्लस 3x, पावर में ऐड किया, यहाँ x की पावर 0 है तो पावर में ऐड किया हमने, नई पावर से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया। आप इसको इस तरह इंटीग्रेट करें फ्रॉम आई मीन a to b, या फिर x को सब्जेक्ट बना लें तो हो जाएगा y -3, इसको इंटीग्रेट कर दें। अब ये होगा dy के विद रिस्पेक्ट, ये था dx के विद रिस्पेक्ट, यानी कि हम x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ y को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dy के विद रिस्पेक्ट होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा y² / 3y, अब x नहीं आएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, और इसकी लिमिट अगर आप पुट कर दें a to b, इन दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका आंसर और इसका आंसर, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन वो सेम, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक, पहली आई ये आइडेंटिटी। दूसरा, अगर ये लिमिट दोनों सेम हो, फ्रॉम a to a, फ्रॉम 2 to 2, फ्रॉम 3 to 3, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, अगर दोनों लिमिट ही सेम है तो आंसर 0 आएगा। ओके, तीसरी आइडेंटिटी, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं f of x फ्रॉम a to b, आपको समहाउ एग्जाम में ये जो लिमिट्स है चेंज करनी पड़ गई है, b पहले लिखना पड़ गया a बाद में, तो सिंपली जो आंसर है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, ये फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर को, बात एक ही है। नाउ तीसरी, अब a फंक्शन है ये, आप पहले उसको a to b इंटीग्रेट कर दें, फिर b to c, और आपको चाहिए a to c आंसर, तो डायरेक्ट करते हैं a to c, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर सेम होगा, फ्रॉम a to b and from b to c is equals to a to c। ओके,